कनेक्शन। तुम्हारा कनेक्शन खराब है क्या? बाकी लोगों को यस सर, बाकी लोगों को मुझे कैसे आ ऐसा रही है लग मेरी रहा है। आवाज? कोई दिक्कत नहीं है सर। तुम्हारा तो खैर चंद्रभान मेरा भी पोल बिल्कुल सही कनेक्शन है। है, क्योंकि तुम्हारी आवाज भी मुझ तक, इनफैक्ट हम सभी तक थोड़ा लेट पहुंच रही है लैग करके, तो कनेक्शन की प्रॉब्लम तुम्हारे एंड पे हो सकती है ना? तो देख लो अभी, और क्या यस जो सर। नहीं समझ में आएगा वो चैट में लिख देना, या तो फिर वीडियो देख के फिर बाद में पूछ लेना। इसी तरह से हम मैनेज कर पाएंगे अभी फिलहाल तो। ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड्स की हम बात करते हैं, इसके लिए कौन सा टेस्ट है। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है। कार्बोनिल कंपाउंड्स याद है सबको? यस सर, ऑक्सीजन कंटेनिंग। ऑक्सीजन कंटेनिंग नहीं, कार्बोनिल कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट हो, है ना? इन Yes, कंपाउंड्स sir. को हम कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेफ्ट और राइट साइड है, यहाँ पर कोई नॉन कार्बन नॉन हाइड्रोजन एटम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो लेफ्ट और राइट साइड है, यहाँ पर भी कार्बन या फिर हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, और यहाँ पर भी कार्बन या फिर हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। ठीक है, तभी अपन इस कंपाउंड को कार्बोनिल कंपाउंड बोल पाएंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर कोई नॉन कार्बन नॉन हाइड्रोजन एटम है, जैसे मान लो यहाँ पर अपन ने ऑक्सीजन एटम ले लिया, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल केस कि आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर आपने सी डबल बॉन्ड ओ के राइट साइड में यू हैव टेकन ऑक्सीजन एटम एंड हाइड्रोजन, तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया फिर, है ना? तो ये कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है, दिस इज एसिडिक कंपाउंड। ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है कि सी डबल बॉन्ड ओ होना चाहिए पहली चीज, और दूसरी चीज अगल बगल में या तो कार्बन या हाइड्रोजन एटम ही होना चाहिए, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं चल पाएगा। सही है? यस सर। तो ठीक है, अब अपन इसके टेस्ट पे आते हैं। तो इसका एक ही टेस्ट है कार्बोनिल कंपाउंड का, उसको बोलते हैं 2,4 DNP टेस्ट। 2,4 DNP, जिसका एक्चुअली पूरा नाम है डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन 2,4। ये क्वेश्चन में आएगा तो शॉर्ट में ही आएगा, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ही आएगा तो डीएनपी ही लिखा हुआ आएगा, पूरा नाम नहीं लिखा हुआ आएगा, तो मेनली तो आपको डीएनपी से याद रखना है ना? और इसमें होता क्या है देखो, कार्बोनिल कंपाउंड्स की ये रिएक्शन है, तो कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें हो वो 2,4 डीएनपी से रिएक्ट करके, ठीक है, अब टू इसका आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, देखो डाइनाइट्रोफिनाइल, तो पहले फिनाइल बना लो, है ना? पहले फिनाइल बना लो, फिनाइल ये होता है, और इसकी सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे, ये मान लो नंबर 1 हो गया, तो नंबर 2 और नंबर 4 इस पोजीशन पे आप लगा दो नाइट्रो, तो 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल और हाइड्रोजीन। तो हाइड्रोजीन एक्चुअली इसको बोलते हैं, ये अपन आगे भी पढ़ेंगे। हाइड्रोजीन इस कंपाउंड का नाम होता है NH2, एक सेकेंड मैं इसको दोबारा लिख देता हूं। हाइड्रोजीन इस कंपाउंड का नाम होता है NH2NH2। ठीक है, तो इस कंपाउंड को हाइड्रोजीन बोलते हैं, तो आपको नंबर 1 पे लगाना है हाइड्रोजीन, है ना? तो NH NH2। ठीक है, तो ये अपना आ गया 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, है ना? इसको इस पूरे को 2,4 DNP बोला जाता है शॉर्ट में। तो इससे एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट जनरेट होता है, वो प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर आपको फिर याद रखने की अब जरूरत नहीं है, उसका आपको कलर याद रखना है बेसिकली। ये जो प्रोडक्ट है, ये पहली चीज तो बाय नेचर प्रेसिपिटेट होता है, इससे अपन को पता चल जाता है ना? और दूसरा इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है येलो ऑरेंज, येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट।
राइट। तो 2,4-DNP के साथ अगर कोई कंपाउंड येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट दे रहा है, मतलब वो कंपाउंड क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड को अगर अपन और स्पेसिफिकली बोले तो कार्बोनिल कंपाउंड दो ही टाइप के होते हैं, मतलब दो ही फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं अपन इसमें। एक होता है क्या? एल्डिहाइड, और दूसरा कौन सा होता है? कीटोन, है ना। कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो इन्हीं दो फंक्शनल ग्रुप्स को मिला के बोलते हैं। ठीक है। तो अगर 2,4-DNP टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, मतलब अगर येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट अपन को मिल रहा है, तो फिर अपन कहेंगे कि या तो एल्डिहाइड है कंपाउंड में या फिर कीटोन है। राइट। तो ये था कार्बोनिल कंपाउंड के लिए टेस्ट, है ना। इसको कई बार ब्रैडीज रिएजेंट भी बोला जाता है, ये नाम भी इसका ध्यान में रखना। सबसे ज्यादा तो 2,4-DNP आएगा, अगर आएगा तो, है ना। ब्रैडीज रिएजेंट कभी कभार आ सकता है, ब्रैडीज रिएजेंट भी इसे बोला जाता है। ठीक है। तो ये था एल्डिहाइड के लिए, है ना। एल्डिहाइड नहीं, सॉरी, ये था कार्बोनिल कंपाउंड के लिए। अब अपन अगले टेस्ट पे आते हैं। तो चलो यहाँ पर अब बात ये है कि भाई आप 2,4-DNP टेस्ट कराओगे तो उससे आपको ये तो समझ में आ गया कि एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। स्पेसिफिकली अगर आपको पता करना हो कि फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है या कीटोन है, वो कैसे अपन पता करें? तो आयुष, तुम लेट क्यों थे यार, ये बताओ मुझे। उसका तुम वैलिड रीजन दो तो मैं दोबारा स्टार्टिंग से बता दूंगा, नहीं तो फिर भाई तुम वीडियो देख लेना। क्योंकि प्रॉब्लम ये ना कि ऐसे अपनी क्लास ही भाई 1 घंटे 20 मिनट की होती है, अब उसमें स्टूडेंट कोई 10 मिनट लेट आ रहा है, कोई 15 मिनट आ रहा है, कोई 20 मिनट आ रहा है, तो अपन बार बार उसको रिवाइंड नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसमें बाकी स्टूडेंट्स का भी टाइम खराब हो रहा है। ठीक है। तो अगर कोई जेन्युइन रीजन है वाकई में, सर आई वॉज रिवाइजिंग, पता नहीं चला कब 40 के ऊपर हो गया, अच्छा। अलार्म लगाया करो भाई, अलार्म लगा के पढ़ाई किया करो हमेशा। द मोस्ट एफिशिएंट मेथड, ऑलवेज कीप अलार्म्स फॉर एवरीथिंग। ठीक है। अगर आप, मतलब ये मैं इन जनरल सभी के लिए बता रहा हूँ कि आप हर चीज का अलार्म लगा के रखा करो, आपकी पढ़ाई जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत एफिशिएंट हो जाएगी, है ना। टाइम ट्रैकिंग आपकी बहुत स्मूथ हो जाएगी अगर आप अलार्म लगा के हर चीज कर रहे हो तो देखो आयुष, ऐसा है, मैं तुमको बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो ये दो टाइप के होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, है ना। कार्बोनिल कंपाउंड का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है ये मैंने बताया था यहाँ पे, कि सी डबल बॉन्डो के लेफ्ट और राइट साइड में नॉन कार्बन नॉन हाइड्रोजन एटम नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो फिर दूसरा फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। ठीक है। तो बस यही है कि ये 2,4-DNP जो है, इस रिएजेंट को जब आप किसी कंपाउंड के में ऐड करो और वो कंपाउंड थोड़ी देर बाद येलो ऑरेंजिश प्रेसिपिटेट में टर्न हो जाए, या जो प्रोडक्ट है वो एक येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट में टर्न हो जाए, तो फिर जो कंपाउंड हमने लिया था दैट वुड हैव बीन अ कार्बोनिल कंपाउंड। अब वो स्पेसिफिकली एल्डिहाइड था कि कीटोन था, वो अपन इस टेस्ट से नहीं बता पाते, है ना। तो इसके लिए वी आर हैविंग सब्सिक्वेंट टेस्ट जो अब अपन देखेंगे। तो नेक्स्ट है स्पेसिफिकली टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स। टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स, है ना। तो एल्डिहाइड का जो टेस्ट है उसमें सबसे फेमस जो है वो है टॉलेंस रिएजेंट। ये टेस्ट बहुत फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और काफी ज्यादा यूज होता है ये। काफी ज्यादा क्वेश्चंस, मतलब तुम कह सकते हो इस टेस्ट के आते हैं, है ना। टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट अपन ने उसमें भी देखा था, टर्मिनल एल्काइंस में, राइट, है ना। ये बात याद होगी सबको, ये अपन ने टर्मिनल एल्काइंस में देखा था टॉलेंस रिएजेंट, सेम रिएजेंट था, मतलब रिएजेंट सेम है। तो मैं इस बात को लिख देता हूं पहले यहाँ पे, है ना। दिस रिएजेंट, इस रिएजेंट का यूज टर्मिनल एल्काइंस के लिए भी होता है ना। दिस रिएजेंट इज आल्सो यूज्ड टू डिटेक्ट टर्मिनल एल्काइंस, जो कि हम पहले ही लिख चुके हैं, है ना, ऑलरेडी रिटन, राइट। सर नाइट्रो ग्रुप में भी पार्शियली, हाँ
नाइट्रो ग्रुप के लिए मुलिकन बार्कस टेस्ट अपन बोलते हैं, टॉलेंस रिएजेंट एक एज अ पार्ट यूज होता है ना। तो टॉलेंस रिएजेंट क्या था, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, ठीक है। तो वो आप दोबारा चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, मतलब एज इट इज रिएजेंट तो वही है, रिएजेंट चेंज नहीं होगा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है ना, AgNO3 + NH4OH, वो आप चाहो तो वहां से देख के लिख सकते हो। और इसकी अब अपन रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये जो टेस्ट है ये किसके लिए होता है, एल्डिहाइड्स के लिए, राइट। तो होगा क्या कि जैसे ये कोई एल्डिहाइड है ना, आई होप ये एल्डिहाइड समझने में किसी को दिक्कत नहीं है कि एल्डिहाइड क्यों है। ये जब टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट करता है, मतलब अमोनिकल NH4OH मतलब अमोनिया, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन से रिएक्ट करता है, जो कि पॉपुलरली नोन एज टॉलेंस रिएजेंट। तो ये क्या करता है, ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है ना, एल्डिहाइड को ये ऑक्सीडाइज कर देता है एसिड में, RC डबल बॉन्ड O, O-, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने, आप लोग को याद होगा अपन ने एक बार बीच में एक टॉपिक में ये लिखा था कि एल्केन को ऑक्सीडाइज करने से एल्कोहल बनता है ना, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने से एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने से एसिड बनता है, याद है, याद आ रहा है किसी को, इसको ऑक्सीडाइज करने से Yes. CO2 बनता है। तो ये उसी तरह की बात है यहाँ पे कि ये जो टॉलेंस रिएजेंट है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होता है इसको अभी अपन समझते हैं। तो ये क्या करता है, ये एल्डिहाइड को एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है ना। ये देखो, ये एल्डिहाइड है और ये एसिड है, ठीक है। तो एल्डिहाइड को ये एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो एल्डिहाइड को ये एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है, मतलब ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो, टॉलेंस रिएजेंट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो रिएक्शन होती है, दिस इज एक्चुअली अ रेडॉक्स रिएक्शन, है ना, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है। अब रेडॉक्स रिएक्शन कैसे होती है, एक मिनट आइए मैं बताता हूँ रेडॉक्स रिएक्शन कैसे होती है। देखो, इसने ये जो है एल्डिहाइड, ये तो एसिड में ऑक्सीडाइज हो गया, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को, है ना। ये जो पोर्शन है ये हो गया है ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब अगर आप रेडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे हो तो फिर किसी का रिडक्शन भी होना चाहिए, है ना। तो रिडक्शन किसका होता है, रिडक्शन होता है सिल्वर का। सिल्वर का कैसे रिडक्शन होता है, देखो यहाँ पे जो सिल्वर नाइट्रेट है, अगर आप स्प्लिट करोगे इसको तो ये कैसे स्प्लिट होगा, सिल्वर नाइट्रेट जो है वो Ag प्लस और NO3- में स्प्लिट होगा, राइट। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो कि सिल्वर नाइट्रेट में यहाँ पर सिल्वर पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1, है ना। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है +1 और ये किस में जा रहा है, आपको करना है रिडक्शन, है ना। तो अब जो प्रोडक्ट यहाँ पे जनरेट होता है दैट इज सिल्वर। तो यहाँ पर सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0, है ना, क्योंकि सिल्वर तो एक एलिमेंट है, एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ये अपन ने रेडॉक्स रिएक्शंस के रूल में लिखा है। तो सिल्वर जो है वो +1 ऑक्सीडेशन नंबर से 0 ऑक्सीडेशन में नंबर में जा रहा है, मतलब सिल्वर का हो रहा है रिडक्शन, सही है। तो इस लिहाज से इसको एक रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है, मतलब ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है जहां पर सिल्वर Ag+ आयन जो है उसका रिडक्शन, उसका रिडक्शन हो गया है ना, और जो एल्डिहाइड है उसका ऑक्सीडेशन हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। और यहाँ पर जो आयुष पूछ रहा है कि यहाँ पर जो इसका जो ऑक्सीडाइज है, मतलब जब अपन इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो इससे OH जनरेट होता है। इसको फिर अपन ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि क्योंकि अपन ने एक बेसिक मीडियम रखा है ना, तो ये बेसिक मीडियम क्या करता है, ये इसके H+ को खींच लेता है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड इज एन एसिड, C डबल बॉन्ड OH, तो ये बेस क्या करता है, इसके एसिड को खींच लेता है, मतलब इसके H+ को खींच लेता है, तो ये ऐसे एनायनिक फॉर्म में रहता है, ठीक है। बाकी वो पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर क्वेश्चन में, एक मिनट मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगर क्वेश्चन में RCO- हो तो भी वो सही है, अगर क्वेश्चन में RCOH लिखा हो तो भी वो सही है, ठीक है।
तो मतलब अपन दोनों को सही मान लेंगे। हाँ आयुष, क्या अनस्टेबल होगा ये? अनस्टेबल क्यों होगा? सर आयोनिक फॉर्म में है ना। आयोनिक फॉर्म में, लेकिन ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है यार, इसलिए अनस्टेबल तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल तो नहीं होता है। तो तुम इसको दोनों फॉर्मेट में याद रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। ये दोनों मतलब इक्विलिब्रियम में रहते हैं, तुम ऐसा कह सकते हो। इक्विलिब्रियम वर्ड में अभी इसलिए यूज नहीं करना चाह रहा क्योंकि वो चैप्टर अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो आप दोनों लिख लो, आप ये भी लिख लो और साथ में ये भी लिख लो, दोनों प्रोडक्ट सही है मतलब, ठीक है। तो ये था टॉलेंस रिएजेंट, है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। एल्डिहाइड के लिए है, एल्डिहाइड को ये एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद सिल्वर में रिड्यूस हो जाता है। तो भाई अब बात ये है कि इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन इससे होता है, ये जो सिल्वर जो रिड्यूस हो गया मेटल है, तो ये जमा हो जाएगा, ठीक है। तो इससे जो सोल्यूशन है उसकी, उसका जो बीकर का जो सरफेस है उसमें सिल्वर मिरर टाइप का सब्सटेंस जमा हो जाता है ना, सिल्वर मिरर या फिर ब्लैक प्रेसिपिटेट। सिल्वर मिरर या फिर ब्लैक प्रेसिपिटेट। सिल्वर का सर वाइट प्रेसिपिटेट होगा ना। सिल्वर का व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं, नहीं यार, ये सिल्वर और ब्लैक कलर टाइप का होता है। मतलब देखो, अगर सिल्वर मिरर वर्ड यूज हो रहा है क्वेश्चन में, तो अपन को समझ जाना है कि टॉलेंस रीजन की बात कर रहा है, या फिर ब्लैक प्रेसिपिटेट अगर बोल रहा है तो भी वो टॉलेंस रीजन की बात कर रहा है, ठीक है। यस सर। तो ये चीज अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। इस चीज से आइडेंटिफिकेशन होता है, सिल्वर मिरर मतलब जो अपना जो बीकर है उसका जो सरफेस है वो चमकने लगेगा, ठीक है। तो अगर वो चमक रहा है या फिर वो उस पर ब्लैक प्रेसिपिटेट जमा हो रहा है, तो फिर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो सब्सटेंस है वो एल्डिहाइड रहा होगा, ठीक है। तो और इसमें एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि एल्डिहाइड गिव्स ब्लैक प्रेसिपिटेट व्हाइल एल्काइंस गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट, है ना। आपको ये जो सेम रिएक्शन जब अपन एल्काइन के साथ करते हैं, ये जो अपन ने यहाँ पे ये लाइन लिखी है, दिस रिएजेंट इज आल्सो यूज्ड टू डिटेक्ट टर्मिनल एल्काइंस, तो ये अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसको अपन दोबारा यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई टर्मिनल एल्काइन के साथ जब टॉलेंस रिएजेंट रिएक्ट करता है, तो आपको याद होगा कि वो सिल्वर एल्काइनाइड आयन बनाता है, मतलब सिल्वर एल्काइनाइड सब्सटेंस बनाता है। इसका कलर क्या होता था? व्हाइट प्रेसिपिटेट, वाइट। है ना। तो ये कलर्स अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि व्हाइट प्रेसिपिटेट अगर बन रहा है तो टर्मिनल एल्काइन, ऑन द कॉन्ट्ररी अगर सिल्वर मिरर या फिर ब्लैक प्रेसिपिटेट बन रहा है तो फिर वो एल्डिहाइड है, ठीक है। क्वेश्चन आयुष वैसे ही आते हैं जैसे सारे क्वेश्चन अभी तक आ रहे हैं ना अपने टेस्ट में, उसी पैटर्न पे इसके भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। पैटर्न तो सेम ही रहेगा क्वेश्चन का। तो बाकी इसमें एक दो बात और है कि एक बात और इम्पोर्टेंट है, वो भी लिख लेना। फॉर्मिक एसिड also gives tolerance test, tolerance test positive, है ना। फॉर्मिक एसिड भी टॉलेंस टेस्ट को पॉजिटिव देता है, इसका क्या लॉजिक है देखो, अपन देखते हैं। ये मतलब एक्सेप्शनल बिहेवियर हो गया, है ना, क्योंकि अपन बात ये कर रहे हैं, ये एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि अपन बात ये कर रहे हैं कि एल्डिहाइड्स सिर्फ ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, मतलब फंक्शनल ग्रुप्स की जो अपन बात कर रहे हैं उसमें एल्डिहाइड ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, लेकिन एक्सेप्शनली फॉर्मिक एसिड भी ये टेस्ट पॉजिटिव देता है। इसका रीजन देखो, फॉर्मिक एसिड का अगर आप फॉर्मूला या स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो इस टाइप से बनेगा, है ना। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है, फॉर्मिक एसिड के साथ ये सिर्फ ये फॉर्मिक एसिड के साथ प्रॉब्लम है, मतलब जितने भी एसिड्स की अपन बात करें सिर्फ फॉर्मिक एसिड के साथ ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप है
ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है इसमें, है ना, ये वाला जो पोर्शन है ये एल्डिहाइडिक है। ऑल्दो ये कंपाउंड एज अ होल इसको अपन एसिडिक कंपाउंड ही बोलेंगे, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये इसमें एल्डिहाइडिक है। तो जब ये टॉलेंस रिएजेंट के सामने आता है ना, तो इसमें फिर से वही वाली रिएक्शन हो जाती है, C डबल बॉन्ड O H, तो ये H ऑक्सीडाइज हो जाता है OH में, ठीक है। तो ये यहाँ से ये इतना पोर्शन ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो जब ये वाला पोर्शन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसका मतलब ये सिल्वर प्लस को किसमें रिड्यूस कर देगा, सिल्वर में, रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। तो अगर रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी, Yes. सिल्वर अगर नीचे जमा हो जाएगा, मतलब ये टॉलेंस रीजन का टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। सर ये कौन सा कलर देता है? कलर सेम ही देगा जो ये वाला कलर देता है, क्योंकि कलर तो इसके कारण आ रहा है ना, सिल्वर के कारण, यस सर। ठीक है। तो कलर सेम आएगा, इसमें भी आप दोबारा लिख सकते हो चाहो तो, सिल्वर मिरर और ब्लैक प्रेसिपिटेट यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है। बाकी तो ये ध्यान रखना, इसके अलावा जितने भी एसिड्स होते हैं, जैसे ये तो चलो आप, ये तो अपन ने फॉर्मिक एसिड देख लिया, मतलब इसको अपन मिथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं, है ना, एक कार्बन का एसिड। इसके अलावा जितने भी एसिड्स होते हैं वो क्यों नहीं देते टेस्ट पॉजिटिव, जैसे मान लो इथेनोइक एसिड, तो जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। तो जब आप इसको टॉलेंस रिएजेंट के सामने रखोगे तो ये वाला पोर्शन तो टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट करेगा नहीं, क्योंकि ये एसिड है, और यहाँ पर अगर ये हाइड्रोजन होता सिर्फ तो ये कर लेता, लेकिन ये क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है तो अब ये वाला पोर्शन एल्डिहाइडिक नहीं है, तो ये रिएक्ट नहीं करेगा। तो मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड के अलावा जितने भी एसिड्स हैं, कोई भी इस टेस्ट को पॉजिटिव नहीं देता है। उसका लॉजिक क्या है वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। सर एक डाउट है मुझे। हाँ बेशक। सर इसमें नहीं है सर, सर ऐसा क्यों नहीं होता कि सर दो कार्बन मतलब चेन बनाए और 4 बॉन्ड हो बीच में? 2 कार्बन चेन बनाए और 4 बॉन्ड हो बीच में, ये तो केमिकल बॉन्डिंग का Yes, sir. क्वेश्चन है यार, इसको अपन अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि यस सर। मतलब कुछ लेक्चर्स वाला क्वेश्चन ही है। इसमें पहले अपन को हाइब्रिडाइजेशन समझना पड़ेगा, फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे बॉन्ड बनाते हैं वो समझना पड़ेगा, पूरा 3D में समझना पड़ेगा इसको अपन को, है ना। तो ये Yes. अपन केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे। अभी ये था टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है, टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स। अगला टेस्ट अपन देखते हैं, अगला है फेलिंग्स सॉल्यूशन। ये भी अगेन एल्डिहाइड्स का सेकंड टेस्ट है ना। फेलिंग्स सॉल्यूशन, तो देखो भैया फेलिंग सॉल्यूशन में क्या होता है। तो फेलिंग सॉल्यूशन में आपको बस इतना ध्यान रखना है, इसमें रिएजेंट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। आप शीट में देखोगे तो आपको बड़ा सा 2 पैराग्राफ दिखेंगे, उसमें कॉम्प्लिकेटेड रिएजेंट्स वगैरह दिए हुए हैं। क्वेश्चन जो है बस इतना आता है, क्वेश्चन इसमें नाम से आता है कि किसी सॉल्यूशन को अपन ने फेलिंग्स सॉल्यूशन से मिक्स किया तो ये हुआ, तो फिर ये कंपाउंड कौन सा है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली अपन बस सिंपली रिजल्ट पे ध्यान देंगे। तो इसमें रिजल्ट जो है वो ये है कि जब आप एल्डिहाइड को फेलिंग्स सॉल्यूशन में मिक्स करते हो तो आपको रेड ब्राउन, एक मिनट रुको, फेलिंग सॉल्यूशन में जब आप इसको मिक्स करते हो तो आपको थोड़ा थोड़ा जो इसमें समझने का है वो अपन समझ लेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस CO2O कंपाउंड जनरेट होता है ना, और ये जो कंपाउंड है इसके आपको रेड ब्राउन क्रिस्टल्स दिखते हैं, ठीक है। क्रिस्टल्स मतलब आई होप सबको क्रिस्टल मतलब समझ में आता होगा, क्रिस्टल मतलब बड़े बड़े पार्टिकल्स, है ना, रेड ब्राउन क्रिस्टल्स, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन में जो मेन आयन है वो मैं इंडिकेट कर देता हूं यहाँ पे, है ना। जो मेन आयन है फेलिंग सॉल्यूशन में वो होता है Cu+2। जैसे टॉलेंस रिएजेंट में जो मेन आयन था वो था सिल्वर +1, है ना। उसी तरह से यहाँ पर जो मेन आयन है फेलिंग सॉल्यूशन में वो है Cu+2। तो जैसा टॉलेंस रिएजेंट में होता है वैसे ही सेम इसमें होता है, ठीक है।
this is a redox reaction similar to Tollens reagent test. Redox reaction similar to Tollens test, है ना? इस एक लाइन को आप लोग लिख लो, ये आपको याद रखने में हेल्प करेगी। तो जैसे कि टॉलेंस टेस्ट में होता था, सॉरी हाँ, टॉलेंस टेस्ट में क्या होता था कि एल्डिहाइड एसिड में ऑक्सीडाइज हो गया और Ag+1 Ag में रिड्यूस हो गया, है ना, रेडॉक्स रिएक्शन। सिमिलरली यहाँ पर फेलिंग सोल्यूशन में भी वही होता है। देखो, एल्डिहाइड एसिड में ऑक्सीडाइज हो गया, एल्डिहाइड एसिड में ऑक्सीडाइज हो गया और Cu+2 जो है वो, यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा Cu2O में, कैलकुलेट करके बताओ। +1। +1, शाबाश। तो Cu कॉपर जो है वो +2 से +1 में चला गया, मतलब कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन, है ना। तो ये भी अगेन एक रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। बाकी जो कंपाउंड जनरेट होता है उसकी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिसके कारण अपन इस रिएक्टेंट को, जो कि एल्डिहाइड था, इसको अपन पकड़ पाते हैं, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड का सेकेंड टेस्ट था, थोड़ा थोड़ा सिमिलर है टॉलेंस रिएजेंट के मैकेनिज्म वाइज, ठीक है। तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। बाकी यहाँ पे Cu+2 अलग से रहता है कि फेलिंग सोल्यूशन में होता है? फेलिंग सोल्यूशन में ही होता है। फेलिंग सोल्यूशन के कंपाउंड बड़े बड़े हैं, है ना, आप इसको शीट में देखोगे तो आपको दिख जाएगा। तो उतने कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्ट फेलिंग सोल्यूशन लिखा हुआ आएगा, है ना। वो बस मेरी यहाँ पे Cu+2 इसलिए बता दिया ताकि तुम लोग को थोड़ा लॉजिकली याद रहे कि होता क्या क्या है और क्यों होता है, ठीक है। तो बाकी इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट है, जो बात इसमें थी, है ना, ये वाली जो बात थी, ये सेम बात यहाँ पर भी एप्लीकेबल है ना। लॉजिक भी वही है जो टॉलेंस रिएजेंट में था, ठीक है। आई होप ये बात सभी को हजम हो रही होगी कि फॉर्मिक एसिड भी टॉलेंस फॉर्मिक एसिड भी फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट पॉजिटिव देगा, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट पॉजिटिव देगा, है ना। क्यों देगा? क्योंकि इसके पास CHO पार्ट होता है, तो CHO जो है वो COH में कन्वर्ट हो जाएगा और Cu+2 Cu+1 में रिड्यूस हो जाएगा, राइट। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। नो सर। ठीक है, फिर अगला जो टेस्ट है वो है बेनेडिक्ट्स सॉल्यूशन। अब ये वाले जो टेस्ट हैं ये थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है ना। तो ये फिर से अगेन नाम से ही आते हैं जनरली, बेनेडिक्ट्स सॉल्यूशन। ये थर्ड टेस्ट है एल्डिहाइड का, तो इसका भी सिर्फ आपको रिजल्ट ध्यान में रखना है। इसका भी मैकेनिज्म वैसा ही है कुछ कुछ, मतलब ये काफी हद तक सिमिलर है फेलिंग सोल्यूशन के, बस फर्क ये है कि यहाँ पर Cu2O बन रहा है, मतलब इसमें जो रिएजेंट में फर्क आ जाता है थोड़ा सा। देखो मैं बता देता हूँ, आप इसमें लो एल्डिहाइड जैसा आपने उसमें लिया था, एल्डिहाइड का टेस्ट है तो एल्डिहाइड तो अपन सेम लेंगे। आप बेनेडिक्ट्स सॉल्यूशन लोगे तो बेनेडिक्ट्स सॉल्यूशन में होता है Cu+2, है ना। तो एल्डिहाइड जो है वो एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है और जो Cu+2 है वो Cu+1 में रिड्यूस हो जाता है। एग्जैक्टली सेम है, मतलब जो पिछला रिएक्शन अपन ने लिखा था ना, उसमें अपन ने एरो के ऊपर FS लिखा था फेलिंग सोल्यूशन, उसको चेंज करके अपन यहाँ पे BS लिख रहे हैं, बेनेडिक्ट सोल्यूशन, ठीक है। तो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो एग्जैक्टली सेम है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं बताता हूँ, 1 मिनट में इसको पूरा लिख दूं पहले। रेड ब्राउन क्रिस्टल्स, ठीक है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में बस डिफरेंस इतना है कि जो सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन में डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर फेलिंग सोल्यूशन में आप CuSO4 सोल्यूशन लेते हो और
साथ में आप इसके साथ एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट यूज करते हो, ये शीट में लिखा हुआ है, ठीक है। और यहां पर आप CuSO4 को पोटेशियम साइट्रेट में मिलाते हो, ठीक है। तो सोल्यूशन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अपन, है ना, लेकिन जो बेसिक आयन है जो रोल में आता है वो Cu+2 ही है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है, अब मैं सीधे कंक्लूजन पे आता हूँ। कंक्लूजन ये है कि क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको सिर्फ नाम लिखा रहेगा, फेलिंग सोल्यूशन में मिलाया है या बेनेडिक्ट सोल्यूशन में मिलाया है, तो रिजल्ट सेम ही जनरेट होगा, ठीक है। याद रहेगा भाई कंक्लूजन सबको? सर अगर रिजल्ट सेम दिया हो सर फिर कैसे करेंगे? बस फिर और कैसे करेंगे मतलब, वो तो फेलिंग सोल्यूशन हो या बेनेडिक्ट सोल्यूशन हो, अगर रेड ब्राउन क्रिस्टल्स मिल रहे हैं मतलब रिएक्टेंट एल्डिहाइड था। नहीं सर, वो पहचानना है कौन सा सोल्यूशन था जिससे नहीं नहीं, रिएक्ट सोल्यूशन कराया। कभी नहीं पहचानना होता, ये मैंने पिछली क्लास में भी बोला था, रिएजेंट कभी नहीं पहचानना होता है। रिएजेंट हमेशा दिया रहता है, आपको रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पहचानना होता है। इसके क्वेश्चंस अपन ने देखे भी तो हैं करके, यस। ठीक है। तो बेनेडिक्ट सोल्यूशन, फेलिंग सोल्यूशन एकदम आपको पैरेलल में याद रखना है, एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है दोनों का सेम, है ना। फिर इसमें एक बात ये इंपॉर्टेंट है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स जो हैं वो फेलिंग्स और बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट नहीं देते हैं। फेलिंग्स और बेनेडिक्ट टेस्ट जो हैं वो सेम टाइप के ही होंगे हमेशा, तो ये बात याद रख लेना दोनों के लिए। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स मतलब जिसमें बेंजीन है, बेंजीन से जुड़ा हुआ CHO। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स डोंट गिव फेलिंग सोल्यूशन और बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट, है ना। तो ये बात ध्यान रख लेना, ऑल्दो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों ही फेलिंग सोल्यूशन और बेनेडिक्ट सोल्यूशन दोनों ही इंपॉर्टेंट उतने ज्यादा नहीं है, तो इस लाइन का यूज वैसे शायद ही कभी हो, ठीक है। मेन जो आपको याद रखना है वो है टॉलेंस रिएजेंट, और बस अपन को इतना पहचानने के लिए आएगा कि अगर रेड ब्राउन क्रिस्टल्स हैं तो वो एल्डिहाइड है ना। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स तक बात जनरली पहुंचेगी नहीं क्वेश्चंस में, ठीक है। उसके बाद एक टेस्ट होता है शिफ्स रिएजेंट। तो शिफ्स रिएजेंट पे तो क्वेश्चन खैर बिल्कुल ही नहीं आता कभी, है ना। फोर्थ है शिफ शिफ्स रिएजेंट, ठीक है। अब फोर्थ वाला जो है आप इसको, इसका नाम लिख के बस छोड़ दो, है ना। इसके अंदर एक्सप्लेनेशन लिखने की कुछ जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन में अगर बस आएगा तो इतना आएगा कि भाई एक कंपाउंड शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट को पॉजिटिव दे रहा है, तो वो कंपाउंड क्या है ना। तो बस आप ये याद रखना कि टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स में शिफ्ट रिएजेंट भी एक टेस्ट होता है, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन काफी है क्वेश्चन सही करने के लिए, ठीक है। तो ये थे एल्डिहाइड्स के लिए टेस्ट, है ना। टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स, इसमें अपन ने कलर वगैरह इसका होता है, पिंक विंक, पिंक कलर को डिकलराइज कर देता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तुम लोग चाहो तो शीट से पढ़ लेना, है ना। अभी यहाँ पे कॉपी में अपन केवल वो इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं जो जिससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आप पढ़ना चाहते हो शौकिया तौर पे तो आप शीट से पढ़ सकते हो, उसमें 3-4 लाइन दी हुई है इसके बारे में। तो 4 टेस्ट हैं देखो, टॉलेंस, फेलिंग्स, बेनेडिक्ट्स और शिफ्स, है ना। ये चारों टेस्ट जो हैं वो आपको एल्डिहाइड्स के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर अगला अपन बात करते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में। टेस्ट फॉर मिथाइल कीटोन्स, ठीक है। ये जो टेस्ट है
मतलब अब जो अपन टेस्ट पढ़ने वाले हैं वो मिथाइल कीटोन्स के लिए पढ़ने वाले हैं। मिथाइल कीटोन का मतलब क्या है मैं भी बताता हूँ। देखो कीटोन का मतलब आपको पता है, कीटोन का मतलब क्या होता है, ये पोर्शन अगर किसी कंपाउंड में आ रहा है मतलब वो इतना पोर्शन जो है ये कीटोन है ना। और मिथाइल कीटोन का क्या मतलब है, मिथाइल कीटोन का ये मतलब है कि कीटोनिक पोर्शन के एक तरफ मिथाइल होना चाहिए सिर्फ, है ना, ये CH3, तो इसको बोलते हैं मिथाइल और कीटोन, ठीक है। तो मिथाइल कीटोन्स है ना, इस पर्टिकुलर टाइप के कीटोन, मतलब और कोई नहीं होना चाहिए, इथाइल या प्रोपाइल कीटोन के लिए नहीं हो पाएगा, पर्टिकुलरली मिथाइल कीटोन, है ना। मिथाइल कीटोन का मतलब क्या कि C डबल बॉन्ड के जो दो साइड होते हैं दोनों में से कोई एक साइड में CH3 ही होना चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं होना चाहिए CH3 के अलावा। दोनों साइड CH3 हो सकता है चलेगा, दोनों साइड CH3 हो सकता है चलेगा, लेकिन एटलीस्ट एक साइड तो CH3 होना ही चाहिए। हाँ दूसरी तरफ तो कुछ भी आ सकता है, आगे कुछ भी आ सकता है, एक तरफ CH3 होना चाहिए, है ना, इतना पोर्शन होना चाहिए मॉलिक्यूल में। तो इसके लिए जो टेस्ट होता है उसको अपन बोलते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट। सर उसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि सेकंड लास्ट वो कार्बन पे वो क्या कहते हैं, ऑक्सीजन ग्रुप। हाँ कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, सेकेंड लास्ट कार्बन पे, मतलब सेकेंड लास्ट कहना तो सही नहीं होगा, इसको इस तरह से कह सकते हो कि दोनों साइड में से किसी भी एक साइड से जो सेकेंड कार्बन है उस पे C डबल बॉन्ड आएगा, है ना। यस सर। इस तरह से कहो तो और बेटर है कि जो अपनी मेन चेन होती है, मेन चेन के जो दो साइड होते हैं, एक एंड और दूसरा एंड, तो दोनों में से किसी भी एक एंड से दूसरा कार्बन जो है उस पे डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। इस तरह से आप कह सकते हो चाहो तो। बाकी आसान भाषा में तो ऐसे याद रखो, मिथाइल कीटोन है ना, कीटोन पे एक मिथाइल लगा हुआ है, सिंपल। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है, देखो आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट में जो रिएजेंट है वो I2NaOH है। अब इसको देता कौन कौन पॉजिटिव है, मिथाइल कीटोन्स तो देते हैं, साथ में एल्कोहल्स लाइक, एल्कोहल्स लाइक वो अभी मैं लिखता हूं किस टाइप के एल्कोहल्स, गिव दिस टेस्ट, गिव दिस टेस्ट, है ना। किस टाइप के एल्कोहल्स की बात हो रही है यहाँ पे, देखो ये जो डबल बॉन्ड O है इसकी जगह पर यहाँ पे OH लगा दो, है ना, मिथाइल एल्कोहल्स, ठीक है। तो जो मिथाइल एल्कोहल्स हैं वो भी इस टेस्ट को पॉजिटिव दे सकते हैं, डबल बॉन्ड O सर की इसको जगह, अल्कोहल लाइक क्यों लिखते हैं? मतलब इसी पर्टिकुलरली ये इसी वाले अल्कोहल के लिए, जो इस तरह के अल्कोहल्स यस होंगे ना वो ही ये टेस्ट को पॉजिटिव दे पाएंगे। आप OH को कहीं दूसरी जगह उठा के लगा दोगे तो फिर वो नेगेटिव देने लगेगा ये टेस्ट, ठीक है। यस सर। तो इस टाइप, इसमें बस अपन ने कुछ नहीं किया, ये डबल बॉन्ड O की जगह अपन ने OH लगा दिया है, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड्स भी ये टेस्ट दे सकते हैं, है ना। मेन पॉइंट ये है कि मिथाइल कीटोन्स ये टेस्ट देते हैं ना, ये जो टेस्ट है वो मेनली मिथाइल कीटोन्स के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन अगर आयोडोफॉर्म टेस्ट से रिलेटेड आएगा तो 99% ऑफ द टाइम्स वो मिथाइल कीटोन से रिलेटेड ही होगा, ठीक है। तो इसलिए अपन ने हेडिंग को उसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है। बाकी इसके अलावा मतलब मिथाइल कीटोन और इन ग्रुप्स के अलावा और कोई ग्रुप ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देंगे, है ना। अब इसको इसमें रिएक्शंस क्या होती है वो देखो, RC डबल बॉन्ड O CH3, है ना, ये एक मिथाइल कीटोन है। और आयोडोफॉर्म क्या होता है, आयोडोफॉर्म जो रिएजेंट है, किसी को क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पता है, क्लोरोफॉर्म सुना है किसी ने, CHCl3। CHCl3, है ना, CHCl3 क्लोरोफॉर्म होता है। ये अपन आगे भी पढ़ेंगे, मतलब आगे जब हम 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत सारे कंपाउंड्स आएंगे ये,
तो ये जितने भी कंपाउंड्स होते हैं CHX3, इनको पॉपुलरली बोला जाता है हेलोफॉर्म। ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे 12th क्लास में, हेलोफॉर्म रिएक्शंस दोबारा, ठीक है। इन सब कंपाउंड्स को हेलोफॉर्म बोला जाता है। तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म आप लोगों को याद होगा, क्लोरीन की जगह आयोडीन लगा दो तो वो बन जाएगा क्या, आयोडोफॉर्म, ठीक है। तो एक सेकेंड, तो मुद्दे की बात क्या है कि ये एक आयोडोफॉर्म टेस्ट है। इसका क्या मतलब है कि आयोडोफॉर्म इस टेस्ट में एज अ प्रोडक्ट जनरेट होता है, CHI3, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं आयोडोफॉर्म, और इसका फिजिकल आइडेंटिफिकेशन क्या है कि आयोडोफॉर्म इज अ येलो प्रेसिपिटेट, है ना, आयोडोफॉर्म इज अ येलो प्रेसिपिटेट। तो येलो प्रेसिपिटेट जब अपन को जमा हुआ मिलता है तो अपन को समझ में जाता है कि भाई इसमें आयोडोफॉर्म रहा होगा, इसका मतलब जो रिएजेंट है वो मिथाइल कीटोन रहा होगा। रिएजेंट्स कौन कौन से होते हैं वो रिएक्टेंट देखो। और क्या होते हैं? हाँ, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। रिएजेंट्स होते हैं I2 प्लस NaOH, है ना। आयोडीन गैस को NaOH में जब मिला दिया जाता है तो ये रिएक्ट करके NaOI बनाते हैं, है ना। तो क्वेश्चन आपको दोनों फॉर्मेट में दिया हो सकता है, कोई एरो के ऊपर आपको I2 NaOH भी दिया हो सकता है, या फिर आपको एरो के ऊपर NaOI भी लिखा हुआ दिया हो सकता है, या फिर आपको ये भी लिखा हुआ दिया हो सकता है क्वेश्चन में, इसका नाम NaOI। NaOI मतलब सोडियम हाइपो आयोडाइट, ठीक है। फिलहाल के लिए बस ये नाम याद रख लो। इसमें ये हाइपो वगैरह कैसे लगाते हैं ये अपन जब नॉमेनक्लेचर सीखेंगे, इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर, तो उसमें सीखेंगे, ठीक है। तो ये वाला नाम भी लिखा हुआ आ सकता है, इससे भी आपको याद आना चाहिए कि आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात हो रही है, राइट। तो इसमें जो कंपाउंड बनता है देखो, ये भी अगेन एक रेडॉक्स रिएक्शन है ना। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज ऑल्सो अ रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो ये जो है RC डबल बॉन्ड CH3, अब ये वाली जो रिएक्शन है इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ये सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। जैसे टॉलेंस रिएजेंट या बेनेडिक्ट वाली जो रिएक्शन है ये सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन थी, एक ही स्टेप में सब हो जाता है। ये जो रिएक्शन है ये कॉम्प्लिकेटेड रेडॉक्स रिएक्शन है, इसमें बहुत सारी स्टेप्स होती हैं। तो बीच की जो स्टेप्स होती है वो अपन अभी इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, ये जब अपन कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़ेंगे 12th क्लास में तो उसमें अपन हेलोफॉर्म रिएक्शन डिटेल में पढ़ेंगे, उसका मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे, है ना। तो अभी ये मत पूछना कि इसमें ये रेडॉक्स रिएक्शन कैसे हुई है, जो उसमें थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन है वो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है RC डबल बॉन्ड ONA, है ना, प्लस CHI3, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा थोड़ा उस टाइप का है। यहाँ पर जैसे पहले हाइड्रोजन था, जैसे अगर अपन इसको टॉलेंस रिएजेंट से कंपेयर करें, है ना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन था, वहां पर CH3 है। तो थोड़ा थोड़ा सा तो आप रिलेट करके याद रख ही सकते हो कि देखो ये जो हाइड्रोजन था तो ये हाइड्रोजन की जगह पे OH आ गया था, तो यहाँ पर भी कुछ कुछ उसी टाइप का हुआ है। या फिर हाइड्रोजन की जगह O माइनस आ गया था टॉलेंस रिएजेंट में, तो यहाँ पर भी वही हुआ है, C डबल बॉन्ड O को अपन ने एसिड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, C डबल बॉन्ड O माइनस, है ना। वहां पर भी एसिड बन रहा था टॉलेंस रीजन में, यहाँ पर भी एसिडिक कंपाउंड बन रहा है। अब ये बात है कि भाई ये बेस है, तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट। तो ये इस फॉर्म में ये सेट हो जाता है, O माइनस Na प्लस का सॉल्ट, ठीक है। तो टॉलेंस रीजन में भी अपन ऐसे लिखते हैं RC डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पर भी आप चाहो तो ऐसे ही लिख सकते हो, Na प्लस को चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। मेन फोकस अपना किस पे है, मेन फोकस अपना इस पे है, आयोडोफॉर्म, ठीक है। तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है ना। तो कीटोन का ऑक्सीडेशन हो गया है, कीटोन का ऑक्सीडेशन हो गया एसिड में, और I2 का रिडक्शन हो गया है। कैसे हुआ है मैं इसको स्पेसिफाई कर देता हूं थोड़ा। कीटोन का ऑक्सीडेशन हो गया है एसिड में, आई होप ये बात सबको समझ में आ रही होगी। ये स्टेप ऑक्सीडेशन है
है ना, हमने रेडॉक्स रिएक्शन वर्ड लिखा है तो हम उसको मेंशन भी कर रहे हैं कि क्यों लिखा है। आयोडीन यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन नंबर में है, ठीक है, और CHI3 में आयोडीन जाता है -1 ऑक्सीडेशन नंबर में, है ना। हेलोजेंस का जनरली ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड्स में -1 होता है। आई होप ये बात सबको याद होगी, है ना, रेडॉक्स रिएक्शन के रूल्स में अपन ने लिखा है। तो आयोडीन जब कंपाउंड फॉर्म में चला गया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -1, 0 से -1 ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है, मतलब रिडक्शन। तो बस एक स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का रिडक्शन, दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको ध्यान में रखना है ना। आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म वर्ड पकड़ो, आयोडोफॉर्म मतलब CHI3, मतलब CHI3 इसमें जनरेट होगा, ठीक है। तो बाकी जो मैकेनिज्म है थोड़ा बहुत वो मैंने आउटलाइंस बता दी है उसकी, है ना, मिथाइल कीटोन्स के लिए होता है ये। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है अब किसी को? तो ये सेम सेम रिएक्शन ये अपन ने मिथाइल कीटोन्स के लिए लिखा है, इसको अपन अल्कोहल्स के लिए भी लिख लेते हैं। देखो, जो आपकी अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल्स, ये जब I2NaOH से रिएक्ट करती है तो प्रोडक्ट तो वही बनेगा, सेम प्रोडक्ट बनाना है आपको, RC डबल बॉन्ड ONA प्लस CHI3, ठीक है। तो इसमें भी वही है, अपन ने एक लाइन लिखी थी ना कि अल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज कर सकते हो। देखो, अपन ने एक ये लाइन लिखी थी अभी थोड़ी देर पहले, डिस्कस किया था कि आप एल्केन्स को ऑक्सीडाइज करोगे तो उससे अल्कोहल बन सकता है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो उससे एल्डिहाइड बन सकता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करोगे तो उससे एसिड बन सकता है। तो उसी टाइप की बात है यहाँ पर, है ना, आप लोग रिलेट करके याद रख सकते हो। पहले कीटोन दिया था, मिथाइल कीटोन, उसको अपन ने ऑक्सीडाइज किया तो एसिड बन गया। फिर यहाँ पर ये मिथाइल अल्कोहल है ना, इसको ऑक्सीडाइज किया तो फिर से एसिड बन गया। प्रोडक्ट अपन को सेम बनाना है, राइट। तो आई होप ये बात अब सब लोग याद रखेंगे, है ना। तो ठीक है भाई, अब देखो, ये जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड से रिलेटेड रिएक्शंस थे ये सब हो गए हैं अपने। अब मैं इनको समराइज कर देता हूँ। देखो, अगर आपको एल्डिहाइड पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई करना है तो एल्डिहाइड के तो बहुत सारे टेस्ट हैं, है ना, 4 टेस्ट है। एल्डिहाइड तो आसानी से आइडेंटिफाई हो जाता है। कीटोन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है ना। सिर्फ एक टाइप का जो कीटोन है मिथाइल कीटोन्स, इसको आप आयोडोफॉर्म टेस्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके अलावा जो दूसरे टाइप के कीटोन्स है, जरूरी नहीं कि कीटोन हमेशा मिथाइल कीटोन ही हो, तो जो दूसरे टाइप के कीटोन है उसके लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। तो फिर आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? 2,4-DNP से, है ना। कि भाई देखो, जैसे आपको आपको जैसे कोई कार्बोनिल कंपाउंड दिया है, ठीक है, आपने उसका इन चारों में से कोई एक टेस्ट करा दिया, टॉलेंस करा दो, फेलिंग, बेनेडिक्ट, शिफ्ट, टेस्ट नेगेटिव आ गया। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, टेस्ट नेगेटिव आ गया। टेस्ट नेगेटिव आ गया मतलब वो एल्डिहाइड तो नहीं है, ठीक है। अब मान लो जो कंपाउंड है वो मिथाइल कीटोन नहीं है, वो कोई नॉर्मल वाला कीटोन है, तो आप आयोडोफॉर्म टेस्ट कराओगे तो मिथाइल कीटोन वाला टेस्ट भी नेगेटिव देगा। तो एल्डिहाइड भी नहीं है, मिथाइल कीटोन भी नहीं है। फिर आपको कंफर्म करना है कि भाई वो कार्बोनिल कंपाउंड है भी कि नहीं, तो फिर आप उसमें 2,4-DNP टेस्ट कराओ, पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि कंपाउंड क्या है, एक कार्बोनिल कंपाउंड है। तो अगर कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड है और वो एल्डिहाइड भी नहीं है, वो मिथाइल कीटोन भी नहीं है, मतलब वो कोई दूसरे टाइप का, मतलब वो नॉन मिथाइल कीटोन होगा। फ्लो समझ में आ रहा है सबको? कंक्लूजन कि हम नॉर्मल वाले कीटोन्स तक कैसे पहुंच सकते हैं? यस सर। ठीक है, तो बेसिकली अपन जो टेस्ट पढ़े हैं कार्बोनिल कंपाउंड से रिलेटेड, वो तीन तीन पढ़े हैं। एक 2,4-DNP कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए, एल्डिहाइड के लिए 4 टेस्ट, और एक टेस्ट मिथाइल कीटोन के लिए, राइट। तो इसके बाद अब अपन आते हैं टेस्ट फॉर एसिड्स पे, मतलब अब ये नया सेक्शन है ना। टाइम कितना हो रहा है? 5:31। अपन को सेक्शन डी डिस्कस करना था, चलो कर लेंगे।
अगला सेक्शन है अपना टेस्ट फॉर एसिड्स, है ना। एसिड्स के टेस्ट देखो भैया, तो एसिड्स के टेस्ट में जो सबसे पहला टेस्ट है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। पहला टेस्ट है एसिड्स के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3, राइट। तो एसिड्स पहचानने के लिए अपन ये वाला टेस्ट करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है, पहले मैं यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज लिख देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ऑल एसिड्स stronger than H2CO3, ठीक है, गिव दिस टेस्ट। देखो इस लाइन का मतलब क्या है, ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा समझने वाला पोर्शन है। ऑल एसिड्स स्ट्रॉन्गर देन H2CO3 गिव दिस टेस्ट। तो ऐसा होता है कि H2CO3 से कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे अपन मान लेते हैं HCl, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि अपन कैसे पहचानते हैं कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, थोड़ी देर में। HCl को आप NaHCO3 से रिएक्ट कराओ, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो देखो HCl ये एक बेसिक कंपाउंड होता है NaHCO3, है ना। ये आपको याद रखना है कि NaHCO3 इज अ बेस। थोड़ा थोड़ा याद भी होगा लोगों को, बेकिंग सोडा में यूज होता है ये, है ना। यस सर। तो इट इज अ बेस, और ये जब अपन आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिटेल में समझ में जाएगा कि इसका बिहेवियर बेसिक क्यों होता है, ठीक है। तो अभी तो आप इसको ये याद रखना कि ये बेस होता है और ये है एसिड, ठीक है। तो ये वाला जो कंपाउंड है ये एसिड है। तो अब होता ये है कि जब आप इन दोनों को रिएक्ट कराओगे तो इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा? NaCl प्लस H2CO3। ध्यान से सुनना, थोड़ा समझने वाली बात है। NaCl प्लस H2CO3, सही है, यही प्रोडक्ट बनना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, NaCl से कंबाइन हो जाएगा और ये H इसके साथ चला जाएगा। तो ये प्रोडक्ट्स बनना चाहिए, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। तो अब यहाँ पर देखो बात ये है कि देखो ये एक एसिड है ना, ये एक सॉल्ट है और ये एक एसिड है, तो ये भी एक एसिड है। सर पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट प्लस वाटर यार तब बनता है जब जो अब ये जो तुमने क्वेश्चन पूछा है थोड़ा सा आयोनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, ज्यादा टेक्निकल है। मैं इसको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, उसमें तुम्हें कुछ कुछ समझ में आ जाएगा, पूरा अभी नहीं आएगा, कुछ कुछ समझ में आ जाएगा। देखो जो प्रॉपर एसिड्स होते हैं और जो प्रॉपर बेसिस होते हैं वो जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है ना। अब प्रॉपर एसिड और प्रॉपर बेस का क्या मतलब है? प्रॉपर एसिड का मतलब ये है कि वो एसिड की तरह ही बिहेव करे, वो बेस की तरह ना बिहेव करे कभी, है ना। और प्रॉपर बेस का मतलब ये है कि वो हमेशा बेस की तरह ही बिहेव करे, वो कभी एसिड की तरह ना बिहेव करे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, ये तो एक प्रॉपर एसिड है नो डाउट, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये देखो H हाइड्रोजन, इसके पास एक H प्लस आयन है, तो ये कभी कभी एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है। मतलब एक्चुअली आप इसको अगर आपको लिखना हो सही से तो आप एग्जैक्टली इसको ऐसे लिखना चाहिए वैसे, बेसिक सॉल्ट, है ना। ये एक बेसिक सॉल्ट है, मतलब ये एक ऐसा सॉल्ट है जो Na प्लस कैटायन और HCO3 माइनस एनायन से मिलके बना है, ठीक है। और ये बेसिक इसलिए है क्योंकि इसमें जो बेसिक पोर्शन है वो एसिडिक पोर्शन से ज्यादा स्ट्रांग है। बेसिक पोर्शन मतलब NaOH, एसिडिक पोर्शन मतलब H2CO3। तो जो बेसिक पोर्शन है वो एसिडिक पोर्शन से ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए एक्चुअल में ये बेसिक सॉल्ट है, ये बेस नहीं है
है ना। अभी मैंने इसको बेस यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो अपन डिस्कशन कर रहे हैं ये मेनली आयोनिक इक्विलिब्रियम का है, यहाँ पर अपन को डिस्कशन करने की जरूरत है नहीं चैप्टर के हिसाब से, ठीक है। तो इसलिए फिलहाल के लिए तो आप इसको बेस ही लिख लो, है ना। तो ये प्रॉब्लम है इसमें कि जो प्रॉपर एसिड और प्रॉपर बेस होते हैं वो प्रॉपर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। बाकी अपन मुद्दे पे आते हैं। अपना मुद्दा ये था कि देखो जो एसिड रहता है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, जो एसिड ज्यादा स्ट्रांग रहता है, एसिड की क्वालिटी क्या होती है? एसिड की क्वालिटी क्या होती है कि भैया वो अपना H+ छोड़े, है ना, वो अपना H+ रिलीज करे। जो जो अपना H+ जितने जल्दी रिलीज करेगा वो उतना स्ट्रांग एसिड है। क्या इस बात से सभी लोग एग्री करते हैं? वो एसिड जो अपना Yes, H+ sir. ज्यादा जल्दी छोड़ दे वो ज्यादा स्ट्रांग एसिड है, ठीक है। तो इस बात को अपने माइंड में रखना जो अभी मैंने बोला, जो एसिड अपना H+ ज्यादा जल्दी छोड़ दे वो ज्यादा स्ट्रांग एसिड है। तो अब बात ये है कि देखो आप दो एसिड्स को कंपेयर करो, HCl और H2CO3, है ना। तो HCl एक्सपेरिमेंटली ज्यादा स्ट्रांग एसिड पाया गया है ना। तो HCl और H2CO3 को आप कंपेयर करो तो देखो HCl को भी H+ छोड़ना है क्योंकि ये भी एक एसिड है, H2CO3 को भी अपना H+ छोड़ना है क्योंकि ये भी एक एसिड है, ठीक है। तो भाई अब इसमें फिर उसकी बात आ जाती है कि भाई कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन ज्यादा मजबूत है। क्योंकि बात यह है कि देखो अगर HCl ने अपना H+ छोड़ दिया तो फिर H2CO3 अपना H+ नहीं छोड़ पाएगा, है ना। मतलब देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, HCl ने अपना H+ छोड़ा, है ना, H+ और Cl- अलग अलग हुए, फिर Cl- Na+ से कंबाइन हो गया, H+ जाके HCO3- से कंबाइन होके H2CO3 बना दिया। तो इस रिएक्शन में HCl ने अपना H+ छोड़ा है। क्या ये स्टेटमेंट सबको सही लग रहा है? Yes, sir. इसका Yes. उल्टा H2CO3 अपना H+ इस रिएक्शन में नहीं छोड़ पाएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या, देखो मैं इसको रिवर्स करके बताता हूं। ये जो अपन डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं ना, ये सेम डिस्कशन अपन आयोनिक इक्विलिब्रियम में भी करेंगे दोबारा, ठीक है, एज इट इज। मतलब उसमें तो खैर और डिटेल में करेंगे। देखो इस रिएक्शन को मैंने उल्टा करके लिख दिया। अब ये रिएक्शन बताओ हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ये रिएक्शन इसलिए नहीं हो पाएगी कि अगर आप इस रिएक्शन को करा रहे हो तो जो आप प्रोडक्ट बनाओगे डिस्प्लेसमेंट से, वो प्रोडक्ट क्या बनेंगे? वो प्रोडक्ट बनेंगे ये HCl + NaSCO3, है ना। अगर आपको भाई इन दोनों को रिएक्ट कराना है तो ऐसे ही कराओगे ना, Na+ को HCO3- से कंबाइन कराओगे, H+ को Cl- से कंबाइन कराओगे, तो ये प्रोडक्ट बनेंगे। तो अब भाई यहाँ पर बात यह है कि HCl ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो HCl H+ लेके नहीं रह सकता। HCl तो अपना जबरदस्ती H+ छोड़ेगा ही, भले ही H2CO3 को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। बात समझ में आ रही है सबको? सर लेकिन सर H2CO3 तो प्रोडक्ट है पहली वाली रिएक्शन में सर, हाँ और हाँ। उस टाइम पे HCl सर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो सर क्या कैसे इफेक्ट पड़ेगा सर HCl का? अरे देखो भैया ऐसा होता है कि देखो दो कंटेंडर है, H+ को साथ में रखने के दो कंटेंटर है ना, एक है Cl- और एक है HCO3-। ठीक है, ध्यान से सुनना, इससे तुम्हें समझ में जाएगा। H+ जो है वो Cl- के साथ भी रह सकता है, तब वो HCl बनाएगा। वो HCO3- के साथ भी रह सकता है, तब वो H2CO3 फॉर्म करेगा। क्या ये बात सही कह रहा हूं मैं? यस सर। तो अब यहाँ पे बात यह है कि भाई H+ किसके साथ ज्यादा स्टेबल है, मतलब किसके साथ वो रहना ज्यादा पसंद करता है? भाई सीधी सी बात है कि क्योंकि दोनों आयन अलग अलग हैं तो इसकी टेंडेंसी दोनों के साथ रहने की अलग अलग होगी। मतलब प्रैक्टिकल बात है ये। मतलब ह्यूमन बींग्स में भी ऐसा होता है कि मैं एक ह्यूमन बींग हूं तो मैं कोई दो जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे दोनों फ्रेंड से इक्वेशन एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकती। एक फ्रेंड से मैं ज्यादा क्लोज हूँ, दूसरे से हो सकता है थोड़ा कम क्लोज हूँ, ठीक है। तो सेम बात यहाँ पर है, क्योंकि दोनों आयन अलग अलग है, इसकी टेंडेंसी दोनों के साथ रहने की सेम तो नहीं होगी, इसमें तो कोई डाउट कहीं से कहीं तक है ही नहीं। अब नेक्स्ट यस बात ये सर। आती है कि तो भाई इसकी टेंडेंसी किसके साथ रहने की ज्यादा है? तो इसकी टेंडेंसी HCO3- के साथ रहने की ज्यादा है। तो ध्यान से सुनना, जब H+ HCO3- के साथ कंबाइन होता है
और H2CO3 बना लेता है, तो ये प्रोडक्ट स्टेबल है। इसकी तुलना में HCl लेस स्टेबल है। ठीक है, तो H+ Cl- के साथ कम रहने की टेंडेंसी रखता है, Cl- से वो अलग होने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है। इसलिए HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है कि जैसे ही आप उसको पानी में डालते हो H+ और Cl- तुरंत अलग हो जाते हैं। H2CO3 इसलिए एक वीक एसिड है क्योंकि जब H2CO3 को आप पानी में डालोगे तो H+ और HCO3- तुरंत नहीं अलग होंगे या कम एक्सटेंट पे अलग होंगे। ये जितना मैंने बोला ये समझ में आया क्या? यस यस सर। तो अब बात यही वही है भाई यहाँ पे कि जब इसके पास ऑप्शन है ना, अब देखो H2CO3, तो अब ये H+ जो है वो स्टेबल है ना पहले से। H2CO3 में मतलब H+ जो है वो ज्यादा स्टेबल पार्टनर के साथ है, तो ये क्यों Cl- के पास जाएगा? लॉजिकल सी बात है, नहीं जाएगा ना। तो नहीं जाएगा तो Yes, HCl sir. फॉर्म नहीं होगा, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। लेकिन HCl जब NaHCO3 को इसने देखा और इसने देखा H+ ने कि यार मुझे ज्यादा स्टेबल पार्टनर मिल रहा है, मतलब जो पार्टनर मुझे ज्यादा पसंद है वो मुझे मिल रहा है, तो देन दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हैपेंस एंड द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड एज दे शुड हैव फॉर्म एज दे शुड हैव बीन फॉर्म्ड। सर सही है। इस रिएक्शन को सर अगर पानी में डाल करेंगे मतलब दोनों को मिलाएंगे तो सर H2CO3 अपने छोड़ेगा वो H+ धीरे धीरे, हाँ हाँ और सर NaCl भी छोड़ेगा सर, तब तो कंपाउंड बन सकता है ना वो। यार, अपन अब इससे ज्यादा इस पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी अपन टॉपिक से बहुत ज्यादा डेविएट हो चुके हैं, है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो तुम एसिड बेस रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हो, अब इसके फर्दर आंसर्स में आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में दूंगा, वहां पे अपन डिटेल में पीएच निकालने पे ही फोकस करेंगे। एसिड बेस रिएक्शन ही पढ़ेंगे अपन थ्रू आउट द चैप्टर। ठीक है, तो अब देखो मैं वापस मुद्दे पे आता हूँ। मुद्दा क्या है अपना? मुद्दा आपका ये है कि अब ज्यादातर लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई जो एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो अपना H+ छोड़ के ही मानता है। तो HCl क्योंकि H2CO3 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये अपना H+ छोड़ देगा, Cl- अलग हो जाएगा, Na+ से कंबाइन हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट्स फॉर्म हो जाएंगे, मतलब ये रिएक्शन हो जाएगी। मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। Positive. मेन बात अपनी ये है कि टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं, ये किस बात पे डिपेंड करता है कि जो आपने एसिड लिया है वो H2CO3 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। सही है, तो इसलिए अपन ने ये लाइन लिखी हुई है कि हर वो एसिड जो H2CO3 से एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट को पॉजिटिव दे देगा। फिलहाल के लिए आपको बस इतनी बात याद रखना है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो टेक्निकल डिस्कशंस हैं वो अपन आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में करेंगे जैसा कि मैंने बताया। अब अगला सवाल ये उठता है कि भाई आपको कैसे पता चले एसिड देख के कि वो H2CO3 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है कि कम स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो उसके लिए हम एसिडिक स्ट्रेंथ का एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर याद रखेंगे जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना। तो देखो भैया, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, एसिड्स को उनके स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अपन अब लिखने वाले हैं। तो इसका है, देखो हेलोजन एसिड्स सबसे पहले जैसे HI, इसको मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ, है ना, थोड़ा सा क्योंकि स्पेस ज्यादा चाहिए, तो अगले पेज से कंटिन्यू कर रहे हैं। आयुष क्या पूछ रहा है कि सर पीएच वैल्यू से भी बता सकते हैं? सिंपली पीएच वैल्यू से बता सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये ना कि पीएच वैल्यू अपन रट नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत सारे एसिड्स होते हैं उनकी पीएच वैल्यू बहुत सारी होती है और क्वेश्चन में पीएच वैल्यू दी नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए पीएच वैल्यू का कोई खास यूज है नहीं। इसकी टेबल है क्या? इसकी टेबल लेवल तो नहीं है, इसका ऑर्डर तो अपन लिख रहे हैं, है ना। देखो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स में सबसे पहले HI आता है, ये एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है, बहुत ज्यादा लॉजिक इसमें है नहीं। HI HBr HCl, बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स, ये आप इसको बना लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और ये थ्रू आउट द केमिस्ट्री आपको कई जगह इस ऑर्डर का यूज करना पड़ेगा, मतलब सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, जहां जहां भी एसिड्स की स्ट्रेंथ से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट आएगा बार बार अपन को इस ऑर्डर को यूज करना पड़ेगा, तो अपन को विथ टाइम ये ऑर्डर याद करना है।
और वैसे अपन इतनी बार इस ऑर्डर को यूज कर लेंगे कि ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो ही जाएगा। पिक्रिक एसिड, HF, मिथेनोइक एसिड, फिर ये नॉर्मल अपना कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फिर H2CO3, है ना, ये वो कंपाउंड है जिसके रेफरेंस में अपन एसिड्स को देख रहे हैं, तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग भी लिखते जाओ, है ना। H2CO3 के बाद आएगा अपना H2S। सेम ऑर्डर अपन कई कई जगह लिखेंगे चैप्टर में, मतलब केमिस्ट्री में, ठीक है। फिनॉल, है ना, फिनॉल का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, चाहो तो नाम लिख लो, चाहो तो पूरा स्ट्रक्चर बना लो, मैं यहाँ पे दोनों लिख दे रहा हूँ। ये होता है फिनॉल। फिर फिनॉल के बाद अपने नॉर्मल एल्कोहल्स आ जाएंगे, ROH, है ना। और भी इसमें कई कई सारे एसिड्स होते हैं जो अपन आगे के चैप्टर्स में जैसे जैसे अपन को जरूरत पड़ेगी तब अपन वैसे दोबारा ही ऑर्डर लिख लेंगे, है ना। अभी फिलहाल के लिए आपका इतने में काम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए आप इतना लिख लो। अब देखो, तो ये है हेलोजन एसिड्स, HI, HBr, HCl, है ना, हेलोजन से बने हुए एसिड्स। ये है हेलोजन एसिड्स, फिर ये दोनों है सल्फोनिक एसिड, फिर पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड इंपॉर्टेंट है ना। पिक्रिक एसिड का मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं, किसी को याद है किसी को याद है पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर? पिक्रिक एसिड का मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं यहाँ पे। फिनॉल, फिनॉल तो होता ही है इसमें, है ना। P फॉर पिक्रिक एसिड, है ना, P फॉर फिनॉल, तो फिनॉल तो हो गई इसमें। बाकी ट्राई नाइट्रो, तो नाइट्रो ग्रुप्स आपको ऑल्टरनेट लगाना है, मतलब एक छोड़ के एक, ठीक है। तो ये होता है पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, P फॉर पिक्रिक एसिड, P फॉर फिनॉल, तो फिनॉल तो इसमें आएगा, और ये नाइट्रो फिर अलग से याद रख लेना ऑल्टरनेट पोजीशंस पे, ठीक है। तो अब भैया मुद्दे की बात ये है, मतलब ये तो चलो जनरल ऑर्डर है, इसमें और भी एसिड्स आएंगे आगे। फिलहाल जो अपना इस टेस्ट में जो अपना फोकस है वो अपना H2CO3 से आगे के एसिड्स पर है। तो H2CO3 के आगे के एसिड्स मतलब ये, तो इनको अपन कैसे याद रख सकते हैं? तो देखो, इनको मैंने ऐसे याद कर रखा है, मतलब इतने में काम हो जाता है, मतलब इस टॉपिक के जो क्वेश्चन आते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से रिलेटेड, उससे इतने में काम हो जाता है ना, हाई स्कूल प्रिंसिपल केस, ठीक है। हाई मतलब हेलोजन, एस मतलब सल्फोनिक एसिड्स, पी मतलब पिक्रिक एसिड, और सी मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। बस यहाँ पर ये थोड़ा सा HF का एक्सेप्शन आता है, ठीक है, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, है ना। तो इसको मैंने ऐसे याद कर रखा है, हाई स्कूल प्रिंसिपल केस, मतलब जो हाई स्कूल होता है उसके प्रिंसिपल पे कोई केस चल रहा होगा, क्योंकि उसने कुछ गड़बड़ घोटाला कर दिया होगा, पैसे इधर उधर कर दिए होंगे वगैरह, स्टोरी आप जो चाहे वो फ्रेम कर सकते हो, है ना। तो इससे मेरे को याद रहता है कि जैसे जैसे NaHCO3 टेस्ट अपन को चेक करना है, तो पहले मैं एसिड देखूंगा, फिर मैं एसिड चेक करूंगा कि इस कैटेगरी में आ रहा है कि नहीं। तो अगर वो इस कैटेगरी में नहीं आ रहा, मतलब वो इससे वीक एसिड होगा, तो वो टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा। अगर वो इस कैटेगरी में आ रहा है, हेलोजन एसिड है, या फिर सल्फोनिक एसिड है, या फिर पिक्रिक एसिड है, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर इन चारों में से कोई है तो टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो इसको चाहो तो मैं इसका वो लिख देता हूँ जो ट्रिक टाइप है, हाई स्कूल प्रिंसिपल केस, है ना, ठीक है। सबको समझ में आ गया? आइडेंटिफाई कर लोगे ना फिर इससे, कार्बोक्सिलिक एसिड अपन को स्ट्रक्चर तो पता ही है, तो रिएजेंट देख के अपन को समझ में आ ही जाएगा एसिड को कि कौन सी कैटेगरी में वो लाई कर रहा है, उस बेसिस पे अपन जज कर लेंगे। कोई डाउट तो नहीं है भैया इसमें, बताते जाओ। यस सर, समझ में आ गया। ठीक है तो अब यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज है वो है
देखो इसमें इसमें एक और एक्सेप्शन बस ये आता है कि एक एक ये वाला एसिड भी होता है, मतलब एक तो ये पिक्रिक एसिड तो है ही, है ना, आप इसमें से एक NO2 हटा दोगे तो वो भी इस टेस्ट को पॉजिटिव दे देता है ना, मतलब पिक्रिक एसिड या पिक्रिक एसिड के सिमिलर कोई कंपाउंड हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 NO2 लगे हुए हैं, 3 NO2 की जगह अगर 2 NO2 लगे हुए हो, एक NO2 अपन हटा दें, वो भी इस टेस्ट को पॉजिटिव दे देगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ फिनॉल, अगर आपने तीनों ही NO2 हटा दिए तो सिर्फ फिनॉल इस टेस्ट को पॉजिटिव नहीं देगा क्योंकि वो H2CO3 से पीछे है, ठीक है। तो पिक्रिक एसिड जो है वो सर 3 से ज्यादा NO2 हो जाए तो 3 से ज्यादा NO2 नहीं आएंगे तुम्हें, है ना। पिक्रिक एसिड में आप लोग ऐसे लिख सकते हो, पिक्रिक एसिड 3 NO2 वाला तो होता ही है, या फिर 2 NO2, है ना। ये जो दोनों एसिड्स होते हैं ये स्ट्रॉन्ग होते हैं H2CO3 से। सर एक NO2 वाले में क्या होता है? एक NO2 वाला भी एक्सपेरिमेंटली वीक आएगा, ठीक है। ये 2 NO2 वाला क्वेश्चन वैसे Yes, आएगा sir. नहीं, मतलब बहुत ही कम चांस है कि क्वेश्चन आए इसका आए, है ना, गलती से अगर आ जाए तो उसके लिए मैंने बता दिया, है ना। मेनली क्वेश्चन इसी के आता है पिक्रिक एसिड का, ठीक है। तो बाकी इसमें एक और जो टेस्ट होता है एसिड का, ये तो चलो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट हो ही गया। अच्छा, अपन ने इसमें एक मुद्दे की बात ये तो करी नहीं कि ये सब हो गया भाई, अपन को कैसे पता चलेगा कि कुछ कुछ हुआ है, मतलब फिजिकल क्या, फिजिकल टेस्ट क्या है, कैसे पता चला अपन को, कोई कलर नहीं है, कोई प्रेसिपिटेट नहीं है। तो देखो इसमें और ऐसा होता है कि ये जो H2CO3 जनरेट हुआ, है ना, ये फिर थोड़ी देर बाद ब्रेक हो जाता है H2O और CO2 में, ये शायद मैंने पहले भी कहीं बताया था, है ना। H2CO3 है जो है वो बहुत जल्दी H2O और CO2 में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। थोड़ी देर बाद मतलब ये ऑटोमेटिक ये रिएक्शन हो जाती है। तो जब H2 और CO2 में ब्रेक हो जाता है तो अब CO2 से आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। CO2 का आइडेंटिफिकेशन क्या है बताओ, 10वीं में पढ़ा होगा आप लोगों ने। CO2 क्या करता है? लाइम वाटर मिल्की, राइट, एग्जैक्टली, है ना। तो CO2 जो है उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है कि पहली चीज तो एफरवेसेंस होता है। एफरवेसेंस मतलब समझते हो ना, हिस Yes, sir. की आवाज से निकलना, एफरवेसेंस, है ना। और इसी में मैं नीचे लिख दे रहा हूं, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। किसी सोल्यूशन को सोडियम बाइकार्बोनेट में डाला गया और लाइम वाटर मिल्की हो गया, और उस सोल्यूशन और प्रोडक्ट को जब लाइम वाटर से पास कराया गया तो लाइम वाटर मिल्की हो गया। इस बात का ये कंक्लूजन है कि जिस सब्सटेंस से उसको रिएक्ट किया होगा वो सब्सटेंस एक एसिड होगा जो कि H2CO3 से ज्यादा स्ट्रांग होगा, है ना। इतना कंक्लूड अपन सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट से कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें एक दूसरा टेस्ट है छोटा सा, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो दूसरा टेस्ट है जो कि आपको पता ही है वैसे, लिटमस टेस्ट, है ना। दूसरा टेस्ट जो है एसिड के लिए लिटमस टेस्ट होता है। तो एसिड जो है वो ब्लू लिटमस रेड और बेस रेड लिटमस ब्लू, ये तो पता होगा सबको, है ना। तो जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में करता है, और जो बेस है वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब बात ये है कि भाई तो क्या सारे सारे एसिड्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो ब्लू लिटमस को रेड में कर दे? नहीं। तो फिर अब यहाँ पर फिर से अपन को थोड़ा सा ध्यान में देना पड़ता है कि कौन से एसिड्स ऐसे हैं जिनमें इतनी ताकत है, इतनी सफिशिएंट ताकत है कि वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो वो होते हैं फिनॉल तक, ठीक है। फिनॉल से नीचे जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो लिटमस टेस्ट के लिए जो चेक पॉइंट है वो है फिनॉल। जैसा सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट के लिए जो चेक पॉइंट था वो था H2CO3,
वैसे ही लिटमस टेस्ट के लिए जो चेक पॉइंट है वो है फिनॉल। तो फिनॉल के ऊपर अगर कोई एसिड आ रहा है तो वो आपको लिटमस टेस्ट पॉजिटिव देगा। इसके नीचे वाले एसिड्स बहुत वीक होते हैं तो वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं कर पाते, दे आर नॉट सफिशिएंटली पावरफुल इनफ। तो इसमें मैं एक लाइन लिख देता हूँ जो आपको याद रखना है कि एसिड्स बिलो फिनॉल, एसिड्स वीकर देन फिनॉल आर सो वीक, इतने कमजोर होते हैं दैट दे कांट गिव दिस टेस्ट, वो ये टेस्ट नहीं दे सकते, दे कांट गिव दिस टेस्ट, राइट। H2SO4 HNO3, H2SO4 HNO3 भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स ही होते हैं, है ना। एक्चुअली यहाँ पर ये जो एसिड्स हैं जनरली ये ऑर्गेनिक एसिड्स में आते हैं, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली ये एसिड्स आते हैं। तो इसलिए वो जो इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं H2SO4 HNO3 H3PO4 उनको अपन यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। और वैसे जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, है ना, मेजोरिटी ऑफ देम आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इस बात को आप लोग चाहो तो लिख भी सकते हो। ये जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब जितने भी एसिड्स हैं H2SO4 HNO3 H3PO4 HClO4, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये अपन मान के चल सकते हैं, है ना, कि ऑल इनऑर्गेनिक एसिड्स, ये इनऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं ये अपन डिटेल में उसमें देखेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम में। ऑल इनऑर्गेनिक एसिड्स जैसे कि H2SO4 HNO3 वगैरह वगैरह आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये एक आप जनरल बात लिख सकते हो। तो स्ट्रॉन्ग है तो वो तो सारे टेस्ट पॉजिटिव देगा ही, है ना। तो लिटमस टेस्ट भी पॉजिटिव दे देगा और ये वाला टेस्ट सर भी ऑर्गेनिक और पॉजिटिव। इनऑर्गेनिक में डिफरेंस कैसे निकालते हैं? मतलब वैसे तो वो एसिड्स जिसमें कार्बन है मेजरली वो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, जैसे पिक्रिक एसिड हो गया, एक प्रीडोमिनेंटली कार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मिथेनोइक एसिड, फिर ये सब तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बन से बना हुआ है। तो फिनॉल, अल्कोहल, है ना, आर आर मतलब कार्बन की चेन। तो ये जनरली ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। इसके अलावा जिसमें कार्बन मेजर कंपोनेंट नहीं है वो सब इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। जैसे ये सब इनऑर्गेनिक है, HI, HBr, HCl, HF, है ना, H2CO3, H2S, ठीक है, ये सब जनरली इनऑर्गेनिक एसिड्स, NH4+, ठीक है। यस सर। तो ये कहानी है। और तो अभी तो देखो ऐसा करते हैं, अभी तो आपका इतने से काम हो जाएगा, है ना। इसमें जो जो इनऑर्गेनिक एसिड्स और आ रहे हैं जैसे H2SO4 HNO3 हो गया, इनका भी जो एक बड़ा वाला ऑर्डर है वो भी मैं लिखवा दूंगा। उसको मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि उसमें फिर आपका ऑर्डर एक तो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, उतना याद रखने में दिक्कत होगी और उनसे इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। एसिड्स तो बहुत सारे होते हैं। एसिड्स की अगर आप एक्चुअली में लिस्ट देखने चले जाओ तो आपको 150-200 एसिड्स मिल जाएंगे। तो 150-200 एसिड्स अपन उनका ऑर्डर नहीं याद कर सकते, है ना। तो अपन को अपने सिलेबस स्पेसिफिक एसिड्स को याद रखने पे फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि 150-200 एसिड्स अगर याद रखने जाओगे तो कोई भी नहीं याद रहेगा, फिर उसमें दिक्कत ही है। तो हम ऐसे ग्रेजुअली याद करते रहेंगे, ठीक है भाई। तो ये तो अपना एसिड्स का चलो डिस्कशन खत्म हुआ यहाँ पे, है ना। बाकी ईस्टर एसिडामाइड वगैरह का अपन अगली क्लास में देख लेंगे और अपन सेक्शन डी देख लेते हैं, ठीक है। तुम्हारी और कोई क्लास तो है नहीं, तो 10 मिनट में डिस्कशन भी हो जाएगा। डीपी भी भले ही अपन अगली क्लास में देख लेंगे। सेक्शन डी का ऑब्जेक्टिव भी बचा था ना तो फिलहाल के लिए। यस सर। हाँ भाई बताओ। D6। D6 D6 यस सर। D6 से पहले कोई सर D6 D4 D4 क्वेश्चन देख लेते हैं। Yes, sir, D4. A compound is heated with zinc dust, ammonium chloride followed by addition of Tollens reagent. जिंक डस्ट की बात हो रही है, मतलब मुलिकन्स बार का टेस्ट, राइट।
फॉलोड बाय एडिशन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट। इससे भी याद आ जाता है, जो दूसरी लाइन लिखी हुई है, अगर किसी को ये याद नहीं है तो उसको इससे याद आ जाना चाहिए। फॉलोड बाय टॉलेंस रिएजेंट मतलब मुलिकन्स बार्कर टेस्ट। मुलिकन मतलब एन मतलब नाइट्रो, तो नाइट्रो के लिए टेस्ट होता है, तो सी आंसर सही रहेगा। फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मिरर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग ग्रुप, तो वही ये सिल्वर मिरर फॉर्म हो रहा है, वो तो होता ही है टॉलेंस मतलब मुलिकन्स बार्कर में, तो D4 सही आंसर। इसमें डाउट क्या है? डाउट पूछो, क्वेश्चन तो सिंपल है। बाकी बताओ डाउट क्या है अंकुर? सर वो फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मिरर से थोड़ा कंफ्यूजन हो। अच्छा, वो फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मिरर ये तो खैर आपको हेल्प कर रहा है कि ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई है ना कि सिल्वर मिरर भी फॉर्म होता है। वैसे तो इतने लाइन से ही क्वेश्चन खत्म हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन करते टाइम आप लोग जहां पर भी अटकते हो नोट्स जरूर पलट के देखा करो भाई। बहुत मतलब ये बेसिक है पढ़ने का, जो एक बेसिक तरीका है ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला। जितनी बार आप किसी पेज को जितनी बार देखोगे उतनी बार वो मेमोरी में ज्यादा अच्छे से आपके सेट होते रहेगा, उतनी बार उस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो है वो कम अटकेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने पढ़ा, जहां पर भी आपको डाउट हो रहा है नोट्स जरूर खोल के देखो, उसको पढ़ो, उसको रिवाइज करो, फिर क्वेश्चन करो। ठीक है, तो ये इटरेटिव अप्रोच आपको लगानी पड़ेगी, है ना। सर शायद अपन ने एल्काइल हैलाइड की पूरी इन्फो नहीं लिखी थी D6 में। देख लेते हैं, D6 के पहले तो कोई नहीं है ना, D6 देख लेते हैं। एक्सक्यूज मी, विच कैन गिव येलो प्रेसिपिटेट विथ aqueous सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। तो येलो प्रेसिपिटेट AgI का अपन को मिलता है ना। अब कौन कौन इसमें दे सकता है, तो इसमें C तो नहीं दे सकता, ABCD। अच्छा, इसमें एक्चुअली वो बात है, इसमें थोड़ा सा आगे के कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में। आगे के कॉन्सेप्ट का यूज ऐसे हो रहा है कि जो जब I माइनस यहाँ से जाता है ना, ये जो चीज अपन डिस्कस कर रहे हैं इसको आप नोट्स में तो मत लिखो क्योंकि ये थोड़ा सा आगे का है। मैं इसको बता देता हूँ, उसको बस क्वेश्चन में लिख लेना, है ना। ये अपन बात कर रहे हैं, एक सेकेंड, अपन बात कर रहे हैं D6 क्वेश्चन की। तो D6 क्वेश्चन में देखो आपको येलो प्रेसिपिटेट की बात बोल रहा है ना। येलो प्रेसिपिटेट उसमें बन रहा है, तो अपन ने नोट्स में लिखा है कि येलो प्रेसिपिटेट किसका बनता है, AgBr और AgI का बनता है। तो बेसिकली AgI की ये बात कर रहा है क्योंकि जो चारों ऑप्शन है उसमें आयोडीन दिख रहा है आपको। सही कह रहा हूँ मैं? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? तो अब जो आपको ऑप्शंस दिए हैं वो आपको ऑप्शंस कुछ इस पैटर्न में दिए हैं, देखो। एक तो आपको दिया है ये, फिर आपको दिया है ये, फिर आपको दिया है ये बेंजीन के ऊपर आयोडीन, और फिर दिया है आपको ये, है ना। अब इसमें एक्चुअली आगे की बात थोड़ा सा ये है कि ये जो है ये AgI फॉर्म कैसे होता है। तो ये जब अपन रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें अपन देखेंगे कि ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होके इस पे शिफ्ट हो जाता है तो I माइनस अलग हो जाता है। तो जब ये I माइनस बन जाता है तो ये इस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है कार्बन पे, है ना। जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होगा तो जब वो किसी एक पे शिफ्ट होगा तो वो जिस पे शिफ्ट होगा उस पे माइनस चार्ज, और जिसके इलेक्ट्रॉन्स गए उस पे प्लस चार्ज। तो अब होता है वही है कि आपको यहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ती है। दिस टॉपिक, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू GOC चैप्टर, है ना। GOC चैप्टर को ये क्वेश्चन बिलोंग करता है और टॉपिक का नाम है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, है ना। तो ये आप इसलिए इसको क्वेश्चन में ही लिख लेना, अभी अपन जब GOC चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें फिर और क्लियर हो जाएगा। तो उसमें होता यह है कि आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखना पड़ता है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा
आयोडीन अलग हो जाएगा तो इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर इस वाले कार्बन पे आएगा, यहाँ पर इस वाले कार्बन पे आएगा, और यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस वाले कार्बन पे आएगा। तो वहां पर अपन पढ़ेंगे जीओसी चैप्टर में कि वो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है जिसकी डिग्री ज्यादा होती है ना। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिग्री। तो यहाँ पर जो कार्बोकैटायन है, आयोडीन के जाने के बाद ये जो कार्बन है, कार्बोकैटायन है, ये एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। सो दिस इज अ 1 डिग्री कार्बोकैटायन। दिस इज सिमिलरली अ 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ये वाला जो कार्बोकैटायन है ये बहुत अनस्टेबल होता है ना। बेंजीन के जस्ट ऊपर जब कार्बोकैटायन बनता है तो दैट इज अ वेरी अनस्टेबल सिचुएशन, है ना। ये अपन जीओसी में भी दोबारा इसको डिटेल में देखेंगे, अनस्टेबल सिचुएशन। तो ये तो इतना अनस्टेबल है कि ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होता, ठीक है। और ये जो कार्बोकैटायन जनरेट होगा ये कितना होगा, दिस इज अ 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो क्योंकि भाई ये तो बहुत अनस्टेबल कंपाउंड है, तो ये बॉन्ड तो ब्रेक होगा ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन खत्म ही हो गया। फिर आप एबीसी में अगर तुलना करो, आपको एबीसी में अगर बेस्ट आंसर चाहिए तो आप बेस्ट आंसर इसको टिक करोगे क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है ना। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, डिग्री जितनी ज्यादा इसका मतलब कार्बोकैटायन उतना स्टेबल। तो जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, आयोडीन उतने जल्दी इस मॉलिक्यूल को छोड़ देगा, है ना, क्योंकि स्टेबिलिटी मिल रही ना आगे जाने पे। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, I- अलग हुआ, तो जो प्रोडक्ट जनरेट हुआ वो बहुत स्टेबल आ रहा है, तो I- बहुत जल्दी अलग हो जाएगा। I- किससे जाके कंबाइन होगा, अग्नो 3 से जाके। अग्नो 3 के Ag प्लस से I- कंबाइन होके AgI बनाया, तो AgI सबसे पहले किसमें बनेगा, डी ऑप्शन में, है ना। तो इसलिए डी जो है वो आपको सही आंसर दिया सर हुआ लेकिन है। क्वेश्चन में तो ये लिखा है ना कि सर वो क्या कहते हैं, येलो प्रेसिपिटेट किसमें बनेगा। क्वेश्चन देखो, अगेन अब डिस्कशन वहां पे आ जाता है कि आप थोड़ा समझदार स्टूडेंट की तरह एक्ट करो, है ना। समझदारी यहाँ पे क्या कहती है, समझदारी यहाँ पे ये कहती है कि आपको ये बताया हुआ है ऊपर इंस्ट्रक्शन में कि 1 ऑफ द 4 ऑप्शंस इज करेक्ट, राइट, ठीक है। तो 1 ऑफ द 4 ऑप्शंस इज करेक्ट। अब आपकी ये बात तो सही है कि इसमें भाई ये भी तो दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमको इमोशनल होने की बजाय प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा, है ना। प्रैक्टिकलिटी ये कहती है कि जब आपको एक ऑप्शन टिक ही करना है तो देन यू विल गो फॉर द बेस्ट आंसर, राइट। तो बेस्ट आंसर यहाँ पे डी है, ठीक है। अगर क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट होता है, एक से ज्यादा ऑप्शन सही होते, फिर अपन ए बी भी टिक करते, है ना। लेकिन अगर आपको एक ऑप्शन टिक करना है तो फिर वो डी बेस्ट ऑप्शन है। या तो फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे होनी चाहिए थी कि विच कैन गिव येलो प्रेसिपिटेट फास्टेस्ट, है ना, फास्टेस्ट विथ एक्वस सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। तो अगर फास्टेस्ट वर्ड क्वेश्चन में होता तो फिर तो अपन बेधड़क कह ही सकते थे कि फिर तो डी ऑप्शन है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। बात समझ में आ रही है। यस सर। तो इस तरह से वही अगेन वो बात मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि ऑर्गेनिक की काफी सारे क्वेश्चंस में, मतलब ऐसे एक नहीं काफी बार होंगे ऐसे, मतलब आप मान लो करीबन 30 to 40% क्वेश्चन में आपको बेस्ट आंसर देखना पड़ेगा। वो आपको ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि ये आंसर सही नहीं है या इससे बेटर भी मेरे पास कोई आंसर हो सकता था, लेकिन जब आपको 4 ऑप्शन में अगर वही बेस्ट आंसर दिख रहा है तो आपको वही टिक करना है, ठीक है। सर अगला चैप्टर जीओसी है क्या। अगला चैप्टर जीओसी होगा, हाँ, मतलब अभी ऑर्गेनिक में अगला जीओसी होगा। अपन तो इसके बाद वो पढ़ेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट पढ़ेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे इसके बाद, यस सर। ठीक है। तो इसके अलावा और कोई डाउट है क्या सेक्शन डी में। नो सर। चलो ठीक है, तो फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। और सेक्शन ई कर लेना नेक्स्ट क्लास में। तो ई सेक्शन अपन डिस्कस करेंगे बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डीपीपी 10 और डीपीपी 11 भी कर लेना। डीपीपी 10 तो पुराना था और डीपीपी 11 इसलिए कर लेना क्योंकि क्लास अपनी सीधे थर्सडे को है शायद, तो टाइम बहुत है ना। और अपनी क्लास लंबी भी सर होगी। मंडे को भी तो है शायद। मंडे को नहीं है ना, बताया तो था ग्रुप पे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे यस सर यस। की जगह वो थर्सडे फ्राइडे संडे जो भी मैंने बताया था वो एक बार दोबारा देख लेना। यस सर यही बताया था। चलो ठीक है, तो फिर अपन मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर लिसनिंग पेशेंटली, गुड बाय, टेक केयर, वेलकम Thank you, एवरीवन थैंक यू सर। इन एडवांस।